मेडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन। मेडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन को ऐसे समझिए जैसे कि हमारे बॉडी में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। भाई इन्फ्लेमेशन कब होता है, जब हमारे बॉडी में क्या होता है, कोई फॉरेन पार्टिकल्स घुस जाए या फिर हमको अचानक से कोई ट्रॉमा हो जाए या फिर हमारी जब सेल्फ इंजरी कॉज होती है, ठीक है, तब हमको क्या मिलता है, इन्फ्लेमेशन वहां पे कॉज होते हैं। तो इन्फ्लेमेशन में हमने बताया था क्या क्या देखने को मिलता है। इन्फ्लेमेशन में स्वेलिंग देखने को मिलती है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन में क्या क्या देखने को मिलता है, स्वेलिंग देखने को मिलती है। वहाँ के एरिया के टेम्परेचर में क्या हो जाते हैं, रेडनेस हो जाते हैं, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, वहाँ पे रेड रेड चिकित्से मतलब कि छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, ये सब क्या है, इन्फ्लेमेशन। तो जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है वो एक्चुअली में कौन करवा रहा है, कौन करवा रहा है भाई, हमारा इम्यून सिस्टम करवा रहा है। इम्यून सिस्टम का हमारा WBC क्या है, WBC करवाता है। WBC को हम लोग इम्यून सिस्टम के नाम से भी, मतलब WBC जो है यही एक ऐसा कंपोनेंट्स है हमारे बॉडी में एज ए आर्मी की तरह काम करता है, जो बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स को हमारे बॉडी से बचाता है। बाहर के फॉरेन पार्टिकल से हमें हमारे बॉडी को बचाता है कौन, हमारा WBC। तो WBC में भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। WBC अपने अंदर से क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स को सिक्रीट करता है। वही जो केमिकल सिक्रीट होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। जो WBC द्वारा जो केमिकल्स मिलते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फ्लेमेशन के लिए। उसी को मेडिएटर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मेडिएटर के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं मेडिएटर क्या होते हैं। Mediator of inflammation are chemical substances that are released during tissue injury या फिर infection and they initiate, amplify and regulate the inflammation response, ठीक है। केमिकल मेडिएटर एक टाइप का क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, क्या है, एक टाइप का केमिकल सब्सटेंस है। रिलीज कब रिलीज होता है, ड्यूरिंग टिश्यू इंजरी, जब टिश्यू पे किसी भी टाइप की इंजरी हो जाए, जब सेल पे किसी भी टाइप की इंजरी हो जाए या फिर हमारे बॉडी में जब केमिकल इन्फेक्शन हो जाए, हमारे बॉडी में जब किसी फॉरेन पार्टिकल्स के द्वारा हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, तब क्या रिलीज होता है, तब केमिकल सब्सटेंस मींस की मेडिएटर रिलीज होते हैं। ये जो मेडिएटर होते हैं वो इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करने के लिए यूज होते हैं, मतलब रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको एम्प्लीफाई करते हैं और उसको इनिशिएट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बात समझ में आई। केमिकल मेडिएटर क्या है, केमिकल मेडिएटर क्या है, मेडिएटर एक टाइप का केमिकल सब्सटेंस होता है। ये तब रिलीज होता है जब आपके बॉडी में किसी भी टाइप का टिश्यू इंजरी या फिर इन्फेक्शन हो, तब जाके ये रिलीज होता है। ये जो मेडिएटर्स होता है वो इन्फ्लेमेशन प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए मदद करता है, ठीक है। किसके लिए मदद करता है, रेगुलेट करने के लिए मदद करता है, मीन्स कि हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन को करवाने के लिए मदद करता है, ठीक है। बात समझ में आई। दे कैन बी, ये कितने पार्ट से डिराइव होते हैं, एक तो सेल से होते हैं, एक आपके प्लाज्मा से होते हैं। किससे होते हैं, सेल से। जो सेल डिराइव्ड होते हैं, सेल से कहाँ से डिराइव्ड, सेल डिराइव्ड प्रोड्यूस बाय सेल। सेल डिराइव्ड ऐसे होते हैं जो कहाँ से मिलते हैं, जो हमें सेल से मिले होते हैं, ठीक है। मेडिएटर को दो पार्ट में डिराइव किया गया है। कितने पार्ट में, दो पार्ट से डिराइव किया जाता है, एक तो सेल से, एक तो प्लाज्मा से। जो मेडिएटर्स हमारे सेल से डिराइव्ड होते हैं, मींस कि जब वो जो मेडिएटर हमारे सेल से निकलते हैं उसे किस नाम से जानते हैं, सेल मेडिएटर के नाम से जानते हैं। और जो मेडिएटर हमारे प्लाज्मा से निकलते हैं उसको प्लाज्मा मेडिएटर के नाम से भी जानते हैं। जो मेडिएटर सेल से मिलता है, मींस कि वो जो मेडिएटर सेल से मिलता है, ठीक है, मींस कि इसको सेल डिराइव्ड कहाँ से मिलता है, सेल डिराइव्ड कहाँ से मिलता है, हमारे सेल से मिलते हैं। प्लाज्मा डिराइव्ड जो होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, हमारे सर्कुलेशन में होते हैं। जो हमारे ब्लड सेल सर्कुलेट करती है उसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन किस फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। भाई हमारे ब्लड सेल्स में हमारी एक प्लाज्मा भी आती है, कंपोनेंट से आप ब्लड पढ़िए, उसमें हमने प्लाज्मा भी बताया था। 90% भाग किसका होता है, प्लाज्मा का होता है, ठीक है। बात समझ में नहीं। 45% भाग किसका होता है, प्लाज्मा का होता है। 55% भाग किसका होता है, प्लाज्मा का होता है। तो जो प्लाज्मा डेरिवेटिव होते हैं ये क्या करते हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म में प्लाज्मा में सर्कुलेट होते रहते हैं, मींस कि प्लाज्मा में घूमते रहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। अब क्या देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिएटर, ठीक है। अब क्या देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन मेडिएटर, ठीक है। इन्फ्लेमेशन मेडिएटर को कितने पार्ट में बांटा गया है,
तो इन्फ्लेमेशन मेडिएटर को मेनली दो भाग में बांटा गया है, सेल डिराइव्ड मेडिएटर और दूसरा क्या है, प्लाज्मा डिराइव्ड मेडिएटर। मीन्स कि जो मेडिएटर हमारे सेल से मिलते हैं उसको सेल डिराइव्ड मेडिएटर के नाम से जानते हैं, और जो केमिकल जो मेडिएटर हमारे प्लाज्मा से मिलते हैं उसको प्लाज्मा डिराइव्ड मेडिएटर के नाम से जानते हैं। बात क्लियर? ठीक है। हमारे जो मेडिएटर्स होते हैं, मेडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन को करवाने के लिए जो मेडिएटर्स होते हैं उसको दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, सेल डिराइव्ड मेडिएटर और प्लाज्मा डिराइव्ड मेडिएटर। जो मेडिएटर हमारे सेल से मिलते हैं उसको सेल डिराइव्ड मेडिएटर के नाम से जानते हैं, और जो मेडिएटर हमारे प्लाज्मा से मिलते हैं उसको प्लाज्मा डिराइव्ड मेडिएटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखते हैं सेल डिराइव्ड मेडिएटर क्या होते हैं। सबसे पहला देखते हैं कौन सा सेल डिराइव्ड मेडिएटर, दूसरे वाले लेक्चर में देखेंगे प्लाज्मा डिराइव्ड मेडिएटर। पहले हम लोग आज के लेक्चर में ही देखते हैं प्लाज्मा डिराइव्ड सेल डिराइव्ड मेडिएटर। कौन सा? सेल डिराइव्ड मेडिएटर। तो देखते हैं सेल डिराइव्ड मेडिएटर क्या होते हैं। सेल डिराइव्ड मेडिएटर प्रोड्यूस्ड बाय द सेल लाइक मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल, प्लेटलेट्स एंड एंडोथेलियल सेल्स। जो सेल डिराइव्ड मेडिएटर होते हैं ये हमको कहाँ से मिलते हैं? ये सेल से ही मिलते हैं। सेल डिराइव्ड मेडिएटर कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? सेल से मिलते हैं। मीन्स कि हमारी जो सेल होती है वो अपने अंदर से मेडिएटर का सिक्रीशन करती है, एक केमिकल का सिक्रीशन करती है जिसको सेल मेडिएटर के नाम से जानते हैं। वो कौन कौन सी सेल है जो सेल मेडिएटर का सिक्रीशन करवाती है? जैसे हमारी कौन सी है? मैक्रोफेजेस। कौन सी सेल है? मैक्रोफेजेस। दूसरा कौन सी है? मास्ट सेल है। मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल, और तीसरा कौन सा है? प्लेटलेट्स, और चौथा कौन सा है? एंडोथेलियल सेल्स। ठीक है, इस सेल से हमको क्या मिलता है? सेल डिराइव्ड मेडिएटर मिलता है। मीन्स कि हमारे जो मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल, प्लेटलेट्स और हमारे कौन सा है? एंडोथेलियल सेल जो होती है वो अपने अंदर से सेल मेडिएटर कंपोनेंट्स का सिक्रीशन करती है। देखिए ये समझने वाला नहीं है, ये टॉपिक समझने वाली नहीं, समझने वाली तो है लेकिन इसको थोड़ा सा रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे केमिकल्स का नाम आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद पर हम लोग क्या देखते हैं? बेसो एक्टिव अमीन। पहले देखते हैं बेसो एक्टिव अमीन मीन्स कि ऐसा कौन कौन सा कंपोनेंट्स है जिसमें अमीन ग्रुप पाए जाते हैं। तो कौन कौन सा है हमारा? सबसे पहला कौन सा आएगा? हिस्टामिन। सेल डेरिवेटिव मेडिएशन में पहले देखते हैं बेसो एक्टिव एमीन्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, कौन सा? बेसो एक्टिव एमीन, जिसके अंदर जो मतलब जो केमिकल्स निकलते हैं हमारे बॉडी से उसमें हिस्टामिन मतलब कि बाद में आपको एमीन ग्रुप मिलेगा। क्या मिलेगा? एमीन ग्रुप मिलेगा। ये नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा उसके स्ट्रक्चर में। ठीक है, पहले कौन सा है? हिस्टामिन। अब देखो हिस्टामिन क्या होता है। हिस्टामिन का सोर्स कहाँ पे होता है? मास्ट सेल, बेसोफिल्स, प्लेटलेट्स। हिस्टामिन कहाँ से सिक्रीट होता है? हिस्टामिन मास्ट सेल से सिक्रीट होता है। ठीक है, मीन्स की सोर्स मतलब क्या होता है? कहाँ से मिलता है। ठीक है, कहाँ से ऑब्टेन हो सकता है, जैसे कि कहाँ से भाई कौन सा सोर्स लगाओ कुछ हो ऐसे बोलते हैं ना, तो आपको वहाँ से उम्मीद होती है कि हमको वहाँ से मिलेगा। तो ऐसे ही सोर्सेस मतलब हिस्टामिन कहाँ से सिक्रीट होता है? तो ये हिस्टामिन हमारे बेसिकली मास्ट सेल से सिक्रीट होते हैं, बेसोफिल से सिक्रीट होते हैं, और कहाँ से सिक्रीट होते हैं? प्लेटलेट से सिक्रीट होते हैं। कहाँ से? मास्ट सेल, बेसोफिल और प्लेटलेट्स। इसका एक्शन क्या होता है? ये हिस्टामिन मतलब जो हिस्टामिन होती है वो इन्फ्लेमेशन में कौन कौन सा एक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? तो हिस्टामिन जो होती है इन्फ्लेमेशन में वेसोडाइलेशन करवाती है। क्या करवाती है? वेसोडाइलेशन करवाती है। जब हमारी ब्लड वेसल्स क्या होती है अपने आकार को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेती है तो उसी को क्या कहते हैं? वेसोडाइलेशन करते हैं। ये ब्लड वेसल्स क्या होती है अपने साइज को बढ़ा देती है, वही प्रोसेस कहला रही थी ना वेसोडाइलेशन। भाई पूरा पढ़ के आएंगे तभी समझ में आएगा। तो ये जो वेसोडाइलेशन होता है ब्लड वेसल्स में कौन करवा रहा है? हिस्टामिन करवाता है। ठीक है, बात समझ में आई? हिस्टामिन क्या करता है? वेसोडाइलेशन करवाता है, तभी जाके यहाँ पे हमारे क्या होते हैं? ब्लड का फ्लो बढ़ता है और यहाँ पे क्या होते हैं? ढेर सारे केमिकल रेडिएटर यहाँ पे इकट्ठा हो पाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? इसके बाद हिस्टामिन और क्या करवाता है? वस्कुलर परमेबिलिटी। हिस्टामिन वस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है। क्या करता है? वस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है। अब परमेबिलिटी क्या होती है? जब हमने बोला था, जब हम पढ़ाए थे तो हम बोले थे यहाँ पे हमारे जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स में छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। इसी के थ्रू हमारा सब्सटेंस क्या होता है? परमेबल होता है, परमेब होता है। इसी के थ्रू हमारा सब्सटेंस क्या होता है? परमेब होता है। मींस कि ब्लड वेसल से हमारा जो सब्सटेंस होता है किसमें आता है? सेल्स में आता है। ब्लड
ये हमारे ब्लड वेसल स्टिकी नेचर की होती है, तो इसको क्या करते हैं, ये तनती है। जैसे कि अगर कोई भी सबस्टेंस तनने वाली हो तो उसमें गोल 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 रोलिंग करते करते क्या होते हैं, हमारे केमिकल मेडिएटर आते हैं सेल्स में जब आते हैं तो यहाँ पे ये रोलिंग करते करते तो सेल में आ गए, लेकिन यहाँ का जो गैप है ये क्या हो जाता है, जो फोर्स है वो इंक्रीज हो जाता है, जहाँ पे ब्लड फ्लो हमारे ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो हम अच्छे से आपको बता दिए हैं, ये जान लीजिएगा। ठीक है, बहुत गाड़ी जाती है, बहुत डिस्टर्ब होता है। फिर तीसरा कौन सा है, ओडिमा। तीसरा क्या है, ये ओडिमा कॉज करती है। कौन सा, हिस्टामिन क्या करती है, ओडिमा भी कॉज करती है। मींस कि ओडिमा मतलब होता है स्वेलिंग कॉज करती है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, वेसोडाइलेशन होगा। ठीक है, हमारी क्या है, हमारी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में क्या हुआ, वेसोडाइलेशन हुआ। ब्लड वेसल्स में क्या हुआ, वेसोडाइलेशन हुआ। जब यहाँ पे सेल हमारी फूलेगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारे बहुत सारे ब्लड सेल्स आके इकट्ठा हो जाएंगे, हमारे ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड सेल इकट्ठा होंगे तो ये हमारी स्किन क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। ठीक है, तो एडिमा में क्या होता है कि ये ब्लड वेसल सूज जाती है, मींस कि जो वेसल्स होते हैं वो सूजे हुए दिखते हैं, जो कि उसमें एडिमा कॉज हो जाता है। दूसरा कौन सा है, इतनी बात समझ में आई। हिस्टामिन क्या होता है, हिस्टामिन हमारा मास्ट सेल बेसोफिल्स प्लेटलेट से सिक्रीट होता है, ये वेसोडाइलेशन करवाने के लिए रिस्पांसिबल है, ये वैस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ाता है और ये एडिमा कॉज करता है, मींस कि इन्फ्लेमेशन में जो स्वेलिंग होती है उसको कॉज करने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद हमारा कौन सा है, सेरोटोनिन। कौन सा है, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या होता है, सेरोटोनिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, एक प्लेटलेट से प्रोड्यूस होता है। सेरोटोनिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, प्लेटलेट से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसके पास ये क्या है यार, इंटेरोक्रोमैटिन। एक तो आपका कहाँ से प्रोड्यूस होता है, प्लेटलेट से प्रोड्यूस होता है, दूसरा कहाँ से, इंटेरोक्रोमैटिन सेल से प्रोड्यूस होता है। कहाँ से, इंटेरोक्रोमैटिन सेल से प्रोड्यूस होता है। कौन सा कंपोनेंट, सेरोटोनिन। ठीक है, इसका एक्शन क्या रहता है, एक कॉन्स्ट्रक्शन करवाने के लिए, वेसो कॉन्स्ट्रक्शन करवाने के लिए रिस्पांसिबल होती है। किसके लिए रिस्पांसिबल होती है, वेसो कॉन्स्ट्रक्शन करवाने के लिए रिस्पांसिबल होती है। ठीक है, इसके बाद ये क्या करती है, इंक्रीज करती है वैस्कुलर परमेबिलिटी। ये क्या करती है, वैस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करती है। अब देखो जो सेरोटोनिन होता है, हमने बोला था जो हमारी ब्लड वेसल्स रहती है, ब्लड वेसल्स किससे बनी होती है, एपिथेलियल सेल से बनी होती है। क्या होती है, एपिथेलियल सेल से बनी होती है। ये क्या होते हैं, ये देखो ये नॉर्मल कंडीशन में है, ये क्या है, ये नॉर्मल कंडीशन में है, ये हमारे एपिथेलियल सेल्स पे क्या है, ओपन्स है। ठीक है, इसी के थ्रू क्या होते हैं, आयन हमारे मूव करते हैं, इसी के थ्रू क्या करते हैं, आयन हमारे मूव करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगेगा जब इस सेल को, मतलब कि जब आपके बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल जाएगा तो आपकी जो वैस्कुलर परमेबिलिटी रहती है, सॉरी जो आपकी ब्लड वेसल्स है, एपिथेलियम की जो ब्लड वेसल्स के जो एपिथेलियम सेल रहती है उसके अंदर क्या होने लगेगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगेगा। क्या होने लगेगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब कि ये जो सेल्स है, ये जो एपिथेलियम की जो सेल है वो आपस में क्या होंगी, आपस में सटेंगी, आपस में क्या होंगी, पास जाएंगी। ये इधर पास आएगी, ये इधर पास आएगी, और ये इधर जाएगी और ये इधर आएगी। अब देखो जब दोनों सेल आपस में सट जाएंगी, ऐसे ऐसे गुच्छानुमा संरचना हो जाएगा, तो यहाँ का जो गैप है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब ये गैप इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ से सबस्टेंस हमारे इजीली निकल पाएंगे, परमेब हो पाएंगे। तो वही बोल रहा है, जो सेरोटोनिन होता है, सेरोटोनिन वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से वैस्कुलर परमेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। सेरोटोनिन वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन को करवाता है, किसमें करवाता है, एपिथेलियल सेल्स में करवाता है, जिसकी वजह से परमेबिलिटी, वैस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। लेस होता है, लेस प्रोटीन्स देन हिस्टामिन। एक प्रोटीन के हिस्टामिन से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, मतलब कि इसमें कम प्रोटीन्स पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू हिस्टामिन की। ठीक है, बात समझ में। अभी और सारे मेडिएटर हैं, देख लेते हैं। दूसरा कौन सा है, दूसरा हमारा है एरकोनॉइड एसिड। दूसरा कौन सा है, एरकोनॉइड एसिड। ये भी कहाँ से सिक्रीट होता है, हमारे सेल से सिक्रीट होते हैं। ठीक है, देखते हैं एरकोनॉइड एसिड क्या होते हैं। एरकोनॉइड एसिड डिराइव्ड फ्रॉम द मेम्ब्रेन। ठीक है, ये कहाँ से डिराइव्ड होते हैं, ये मेम्ब्रेन से डिराइव्ड होते हैं, फास्फोलिपिड। ठीक है, किस मेम्ब्रेन से, फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, एरकोनॉइड सिक्रीट होते हैं। ठीक है, हमारी जो सेल होती है, ठीक है,
फास्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है और वहीं से हमारा एल्कनाइड एसिड क्या होता है, सीक्रेट होता है। ठीक है, एल्कनाइड एसिड सीक्रेट होता है कब होता है, जब इसमें फास्फोडाइपेंटेन A2 का एक्टिविटी होगी। मींस कि जब हमारा फास्फोडाइपेंटेन A2 पाथवे जो होता है ये एक्टिवेट होगा, जब ये एक्टिवेट होता है तब जाके एल्कनाइड एसिड सीक्रेट होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं होता है। इसमें भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे हमारा कौन सा है, प्रोस्टाग्लैंडिन। कौन सा है, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन कहाँ सीक्रेट होता है, मास्ट सेल से होता है। ठीक है, मास्ट सेल और मैक्रोफेजेस सेल से सीक्रेट होता है। इसका काम क्या रहता है, ये वेसोडाइलेशन करवाता है, जिसमें पेन और फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वेसोडाइलेशन करवाता है, पेन और फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बात समझ में आई। अब दूसरा कौन सा है, दूसरा है थ्रोम्बोक्सेन। थ्रोम्बोक्सेन कहाँ सीक्रेट होता है, प्लेटलेट से सीक्रेट होता है। इसको A2 या फिर TXA2 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बुक में आपको TXA2 मिलेगा तो समझ जाइएगा कौन सा केमिकल है, थ्रोम्बोक्सेन है। ठीक है, कहाँ से सीक्रेट होते हैं, प्लेटलेट से सीक्रेट होते हैं। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपका कौन सा है, ल्यूकोट्राइन। कौन सा है, ल्यूकोट्राइन। किस नाम से जानते हैं इसको, देखिए बुक में LTS के ऐसे मिलेगा, LTS ऐसे ही आपको बुक में मिलेगा। उसका मतलब क्या होगा, ल्यूकोट्रेन। ठीक है, क्या मतलब होगा, ल्यूकोट्रेन। कहाँ से सीक्रेट होता है, ल्यूकोसाइड मास्ट सेल। कहाँ से सीक्रेट होता है भाई, ल्यूकोसाइड मास्ट सेल से। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। क्या करवाता है, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है और परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, ल्यूकोट्रीन क्या करता है, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है। बात समझ में आई। एल्कनाइड क्या होती है, एल्कनाइड एसिड एक ऐसा कंपोनेंट्स होता है जो हमारे जो सेल मेम्ब्रेन होती है वहां से सीक्रेट होता है। सेल के मेम्ब्रेन, सेल हमारी किससे मिलकर बनी होती है, फास्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है और वहीं से क्या सीक्रेट होता है, एल्कनाइड एसिड सीक्रेट होता है। ठीक है, एल्कनाइड एसिड सेल मेम्ब्रेन से कब सीक्रेट होगा, जब हमारा फास्फोडाइपेज A2 एक्टिव पाथवे, जब फास्फोडाइपेज A2 पाथवे हमारा एक्टिव होगा तब जाके हमारा एल्कनाइड सीक्रेट होता है। एल्कनाइड एसिड में बहुत सारे केमिकल देखने को मिलते हैं, जैसे आपका कौन सा होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो मास्ट सेल से सीक्रेट होता है या फिर मैक्रोफेजेस सेल से सीक्रेट होता है। यह वेसोडाइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में पेन और फीवर को देखने को मिलते हैं। मींस की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और वहाँ पे आपको पेन रिलीफ होता है, पेन जैसा सिम्टम दिखता है। ठीक है, पेन महसूस होता है। दूसरा कौन सा केमिकल है, दूसरा आपका है थ्रोम्बोक्सेन। थ्रोम्बोक्सेन से हमने बताया इसको A2 या फिर TXA2 के नाम से जाना जाता है। एक प्लेटलेट से सीक्रेट होता है। इसका मेन काम होता है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाने के लिए। फिर ल्यूकोट्रीन है, ल्यूकोट्रीन को बुक में आपको LTS के नाम से देखने को मिलेगा। ये कहाँ से सीक्रेट होती है, ये ल्यूकोसाइड मास्ट सेल से सीक्रेट होती है। इसका मेन फंक्शन रहता है ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाने में और परमेबिलिटी रेट को इंक्रीज करने में। ठीक है, दूसरा से वाला देखते हैं। और कौन सा केमिकल होता है जो हमारे सेल्स के थ्रू सीक्रेट होता है, तो एक होता है रिएक्टिव ऑक्सीजन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसी जो केमिकल्स होते हैं वो भी कहाँ से सीक्रेट होते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसी, इसको ROS के नाम से भी जाना जाता है। ये भी केमिकल्स होता है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसी नाम का एक केमिकल होता है। कहाँ से सीक्रेट होता है भाई, सेल से सीक्रेट होता है। कौन सी सेल सीक्रेट करती है, सोर्सेस कहाँ पर है, यहाँ पे न्यूट्रोफेज मैक्रोफेज सेल से क्या होता है, सीक्रेट होता है। कौन सा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसी नाम का जो केमिकल होता है वो न्यूट्रोफेज या फिर मैक्रोफेजेस सेल से सीक्रेट होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये माइक्रोब को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। मींस कि माइक्रोब को खत्म कर देता है, लेकिन इसके अलावा भी वो होस्ट सेल को क्या करता है, डैमेज कर देता है। ठीक है, वो माइक्रोस्कोप को खत्म करने के साथ साथ वो हमारे भी सेल को क्या करती है, अपने आप सेल को भी क्या करती है, डैमेज कर देती है। ठीक है, बात समझ में आई। फिर इसके बाद क्या होता है, कौन सा है, ये साइटोकाइनिन एंड केमोकाइनिन।
काइन, साइटोकाइन एंड द केमोकाइंस। साइटोकाइंस और ये केमोकाइंस भी एक केमिकल है, कहाँ सीक्रेट होते हैं भाई, सेल से सीक्रेट होते हैं। हम लोग अभी किसका मेडिएटर पढ़ रहे हैं, सेल डिराइव्ड मेडिएटर पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये भी केमिकल कहाँ से सीक्रेट होंगे, सेल से सीक्रेट होंगे। इसका सोर्सेस क्या होता है, सोर्सेस क्या होता है, एक्टिवेट माइक्रोफेजेस, ठीक है। ये कहाँ से, माइक्रोफेजेस से एक्टिवेट होता है, माइक्रोफेजेस से सीक्रेट होता है। कब सीक्रेट होगा, जब ये माइक्रोफेजेस हमारा एक्टिवेट होगा। माइक्रोफेजेस से किसी भी केमिकल की वजह से जब एक्टिवेट होगी तब जाके साइटोकाइनिन या फिर कीमोकाइनिन नाम के केमिकल का सिक्रीशन होगा, ठीक है। बात समझ में आई। माइक्रोफेजेस सेल, लिम्फोसाइट्स, इसको इसके बाद इंडोथेलियम सेल्स, ठीक है। साइटोकाइनिन एंड कीमोकाइनिन कहाँ से सिक्रीट होता है, माइक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट, इंडोथेलियम सेल से, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एक्यूट प्रोटीन फेजेस के लिए होती है, ठीक है। न्यूट्रोफेज एंड कीमोटैक्सिस के नाम से भी इसको जाना जाता है, कीमोटैक्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें आपको 2-3 दिखेंगे, एक INT1 के नाम से दिखेगा, INT1 जिसको TNF फीवर के लिए है, ठीक है। IN6 स्टिमुलेट करता है एक्यूट फेजेस प्रोटीन को, ठीक है। फिर इसके बाद INX जो होता है इसको CN8 के नाम से भी जाना जाता है, CN8 के, इसका मतलब यही होता है। ये क्या होता है, न्यूरोफेज केमोटॉक्सिन में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट एक और केमिकल सीक्रेट होता है, कहाँ से, सेल से। कौन सा है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड भी हमारे कहाँ से सीक्रेट होते हैं, सेल से सीक्रेट होते हैं। किस सेल से सीक्रेट होता है, इंडोथेलियम सेल से सीक्रेट होता है या फिर हमारे मैक्रोफेजेस सेल से सीक्रेट होता है। कहाँ से, इंडोथेलियम सेल से या फिर मैक्रोफेजेस सेल से सीक्रेट होता है। इसका मेन फंक्शन क्या रहता है, ये वेसोडाइलेशन करवाती है, वेसोडाइलेशन करवाती है किसमें, CGMP पाथवे में, ठीक है। किसमें, CGMP पाथवे में वेसोडाइलेशन करवाती है। ये जो पाथवे है ये आगे चल के आपको पता चलेगा, बस इतना जानिए। ये वेसोडाइलेशन करवाती है किसमें, CGMP पाथवे में। इनहिबिट करती है प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी, क्या करती है, इनहिबिट करती है। जब प्लेट का एग्रीगेशन ज्यादा हो जाता है तो उसके एग्रीगेशन को कम करने के लिए नाइट्रो ऑक्साइड सीक्रेट होता है, जो क्या करता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन पाथवे प्रोसेस को इनहिबिट करता है। बात समझ में आई। फिर आपका कौन सा है, एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी। कौन सा है, एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी। एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी में एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी, ये देखिए, ये प्लेटलेट का एक टाइप का, सॉरी ये जो है, जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसके अंदर एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी भी देखने को मिलता है। मींस कि ये कुछ हद तक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को भी खत्म करने का काम करता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका कौन सा है, प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग, ठीक है। कौन सा है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, जिसको PAF के नाम से जाना जाता है। P मतलब होता है प्लेटलेट, A मतलब होता है एक्टिवेटिंग, F मतलब होता है फैक्टर। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जिसे PAF के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ से सीक्रेट होता है, इसका सोर्सेस क्या होता है, सोर्स होता है प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट, इंडोथेलियम सेल्स। कहाँ से, प्लेटलेट सेल से, ल्यूकोसाइट सेल से और इंडोथेलियम सेल से सीक्रेट होता है। इसका मेन काम क्या होता है, ये वेसोडाइलेशन में उपयोग होता है, ठीक है। हमारे बॉडी में वेसोडाइलेशन करवाता है। इसके बाद वेस्कुलर परमेबिलिटी को भी क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। वेस्कुलर परमेबिलिटी को भी क्या करता है, इंक्रीज करने का काम करता है। इसके बाद ल्यूकोसाइट्स में एडहेशन एंड द केमोटैक्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मींस कि ल्यूकोसाइट में एडहेशन कॉज करता है। एडहेशन मतलब होता है चिपकाना। ये जो जब हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स जाता है तो यहाँ से हमारे क्या होते हैं, कुछ केमिकल निकलते हैं, तो ये केमिकल इसके अंदर क्या होता है, एडहेशन काम करता है, एडहेशन होता है। एडहेशन मतलब होता है चिपकाना, एक फॉरेन पार्टिकल्स को अपने अंदर चिपका देगा, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को खींचकर अपने अंदर चिपका देगा। तो ये जो चिपकाने की कैपेसिटी है, जो मतलब एक बैक्टीरिया, वायरस को जो चिपकाने की कैपेसिटी है, वो कौन देता है, वो प्लेटलेट्स एक्टिवेटर फैक्टर देता है। कौन देता है, प्लेटलेट एक्टिवेटर फैक्टर देता है, ठीक है। बात समझ में आई। ये रहा आज का हमारा सेल से निकलने वाला मेडिएटर, ठीक है। इन्फ्लेमेशन कॉज करवाने में बहुत सारे मेडिएटर का रोल होता है। एक आपका होता है प्लाज्मा मेडिएटर, एक
आपका होता है सेल मेडिएटर। तो ये अभी आज की वीडियो में हमने सेल से निकलने वाले मेडिएटर को बनाए हैं। अगले वाले लेक्चर में हम प्लाज्मा मेडिएटर के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है।